Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Moscow format meet, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो क्या है मॉस्को फॉर्मेट मीट, पहले इसको समझते हैं. तो देखिए, रसिया ने ये इनिशिएटिव लिया था मॉस्को फॉर्मेट नाम से, एंड दिस इनिशिएटिव वाज टेकन इन 2017. और इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस था कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है, हाल फिलहाल में तो काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो बदल चुका है, वो तो आपको पता है. 15 अगस्त 2021 को वहाँ पे तालिबान ने पावर कैप्चर कर लिया. लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो बहुत टाइम से है, राइट सिंस 2001 जब यूएस एंटर्ड इनटू अफ़गानिस्तान. तो मॉस्को फॉर्मेट जो रसिया ने इनिशिएट किया था, इसका मेन पर्पस ये था कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान के आसपास के कंट्री जैसे चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया या रसिया, ये लोग मिल करके कुछ एक सॉल्यूशन फाइंड करें इन ऑर्डर टू इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफ़गानिस्तान. तो इस पर्पस से मॉस्को फॉर्मेट इनिशिएटिव या मॉस्को फॉर्मेट मीट स्टार्ट किया था रसिया ने वे बैक इन 2017. और इसके टोटल 6 मेंबर्स थे. 6 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स इस मॉस्को फॉर्मेट में हिस्सा लेते हैं, और 6 कंट्री हैं रसिया, अफ़गानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड इंडिया. मॉस्को फॉर्मेट की अभी से 2 बार पहले मीट हो चुकी है. जब मॉस्को फॉर्मेट पहली बार इनिशिएट किया गया था 2017 में, दैट वाज द फर्स्ट मीट ऑफ मॉस्को फॉर्मेट. फिर 2018 में देयर वाज सेकेंड मीट कंडक्टेड अंडर मॉस्को फॉर्मेट. अब हाल फिलहाल में मॉस्को फॉर्मेट इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज द थर्ड मीट ऑफ मॉस्को फॉर्मेट हैज़ बिन कॉल्ड बाय रसिया. और इस बार सिर्फ 6 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, बाकी कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. तो टोटल 10 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स इस बार मिल रहे हैं मॉस्को के अंदर अंडर मॉस्को फॉर्मेट मीट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग अ सस्टेनेबल पीस एंड स्टेबिलिटी सॉल्यूशन इन अफ़गानिस्तान. इसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि यहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो मॉस्को फॉर्मेट मीट होने वाला है, इनफैक्ट हो चुका है अब, वहाँ पे इंडिया के डेलीगेट्स दे विल बी टॉकिंग विद द तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स, जो अफ़गानिस्तान के सरकार का हिस्सा हैं. हाल फिलहाल में इंटरिम सरकार का हिस्सा है तालिबान, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे. इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स की मुलाकात हुई है. तो ज़रा देखते हैं ये मॉस्को फॉर्मेट मीट में इंडिया और तालिबान के बीच में जो मीटिंग हुई है उसके बारे में समझते हैं. तो हाई लेवल तालिबान डेलीगेशन लेड बाय डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान अब्दुल सलाम हनीफी has met Indian delegation at Moscow under Moscow format meet. Indian delegation was led by JP Singh, who is Joint Secretary of Pakistan Afghanistan Iran Division of Ministry of External Affairs. तो मुद्दा यह है कि इंडिया ने तालिबान के जो मौजूदा तालिबानी सरकार है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके साथ कुछ ना कुछ फॉर्मल इंटरेक्शन शुरू कर दिया है. इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है. So point is that India started to find a balanced approach, a middle path regarding political stability in Afghanistan. क्योंकि पहले तो इंडिया का साफ साफ स्टैंड इस तरह का रहा था कि we do not recognize तालिबान गवर्नमेंट because it is not a representative government. But perhaps इस मीट से ये पता चलता है कि इंडिया somehow is accepting the reality कि तालिबान has come into power in Afghanistan and now we have to frame our policy accordingly. ऐसा नहीं है कि इंडिया ने फॉर्मली पहली बार अफ़गानिस्तान के साथ यहाँ तालिबान के साथ यहाँ मुलाकात की है आफ्टर तालिबान केम इनटू पावर. इसके पहले दोहा में भी तालिबान रिप्रेजेंटेटिव से इंडिया का फर्स्ट फॉर्मल कांटेक्ट हुआ था, एंड दिस कुड बी कंसिडर्ड एज सेकंड ऑफिशियल मीट ऑफ इंडिया सिंस तालिबान हैज़ कम इनटू पावर. लेकिन तालिबान की जो इंटरिम सरकार है, मौजूदा सरकार है, इसके बनने के बाद तालिबान सरकार और इंडियन डेलीगेट्स के बीच का ये पहला मुलाकात है. लेकिन प्रॉब्लम या आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया और तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में क्या बात हुई है, अभी तक भारत सरकार ने उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया. तो इंडिया किस तरह का स्टैंड रख रहा है, क्या तालिबान के साथ नेगोशिएट कर रहा है, अभी वो बैकग्राउंड में ही चल रहा है. अभी उस चीज़ को फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट साखरोव
प्राइज। ये टॉपिक एटमैक्स प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में मुझे नहीं लगता कि आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। तो समझते हैं सबसे पहले साखरोव ह्यूमन राइट्स प्राइज़ के बारे में। तो साखरोव ह्यूमन राइट्स प्राइज़ इज़ गिवन फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। जो भी इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं, जो भी इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करने के लिए फ़ाइट करते हैं, उनको साखरोव प्राइज़ दिया जाता है। एंड ये इंस्टीट्यूशंस को दिया जा सकता है, इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है। ये जो साखरोव प्राइज़ देना शुरू किया गया, इट वाज स्टार्टेड आफ्टर अ रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड्रेव साखरोव। तो ये हैं एंड्रेव साखरोव साहब, एंड्री ड्रेमिट्री Sakharov. He was a Russian nuclear physicist, Nobel laureate also. He was an activist for disarmament, peace and human rights. तो इनके नाम के बाद से फिर इनके नाम के ऑनर में फिर ये साखरोव प्राइज़ देना शुरू किया गया सिंस 1988। लेकिन ये जो साखरोव प्राइज़ है, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक रशियन साइंटिस्ट के नाम के बाद ये साखरोव प्राइज़ दिया जाता है, बट इट इज़ गिवन बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट। ये जो साखरोव प्राइज़ पहली बार दिया गया था ज्वाइंटली टू साउथ अफ्रीकाज नेल्सन मंडेला एंड रशियाज एनातोली मार्शेंको। तो ये सब कुछ पीटी रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। साखरोव प्राइज़ रशियन साइंटिस्ट के नाम के बाद गिवन बाय यूरोपियन पार्लियामेंट। इस साल इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है, साखरोव प्राइज़ बहुत ज़्यादा डिस्कशन में इसलिए आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि साखरोव प्राइज़ दिया गया है रसिया के अपोजिशन लीडर एलेक्सी नवाल्नी को। एलेक्सी नवाल्नी से रिलेटेड मैंने पहले भी कुछ आर्टिकल्स कवर किए हैं। एलेक्सी नवाल्नी देखिए रसिया के अपोजिशन लीडर हैं। ही शार्प क्रिटिक ऑफ रसियाज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन को बहुत अलग अलग जगहों पे उनके एंटी डेमोक्रेटिक स्टैंड के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, बीटर क्रिटिसिज्म करते हैं वो। इस कारण से एलेक्सी नवाल्नी को अभी हाल फिलहाल में इम्प्रिजेंट भी किया गया है, जेल में हैं ये। कई दफ़ा बीच में इनको मारने की भी कोशिश की गई, पॉइजन दिया गया, ऐसे भी खबर निकल के आए थे। बहुत टाइम तक ये कोमा में भी थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इस कारण से एलेक्सी नवाल्नी को जब ये साखरोव प्राइज़ दिया गया था कि ही स्टैंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एंड ही इज़ फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स इन रसिया, तो नेचुरली रसिया इसको क्रिटिसाइज़ करेगा, कहेगा कि यार ये तुम लोग, यूरोपियन यूनियन, ध्यान से समझिए, यूरोपियन यूनियन देता है ये साखरोव प्राइज़ और दिया है उसने रसिया के अपोजिशन लीडर को, तो नेचुरली रसिया इसको क्रिटिसाइज़ करेगा कि आप इन द नेम ऑफ प्राइज़, इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। एंड दैट्स वाई रसिया ने स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर दिस नवाल्नी साखरोव प्राइज़। ये जो नवाल्नी को तुमने साखरोव प्राइज़ दिया है ना, ऐसा रसिया ने स्टेटमेंट रिलीज़ किया फॉर्मली, ये प्योर पॉलिटिक्स है, देयर इज़ नो एनी लॉजिक बिहाइंड इट। बट ठीक है, आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखना है कि इस साल का साखरोव प्राइज़ किसको दिया गया, या साखरोव प्राइज़ से रिलेटेड इस तरह का आपसे पीटी में सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि साखरोव प्राइज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है इस साल, जस्ट बिकॉज इसको देने के बाद से पुतिन चिढ़ गए हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स रिलीज़ कर रहे हैं। तो साखरोव प्राइज़ से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is again taken from international segment. It is about Pakistan on grey list of FATF. तो पाकिस्तान to remain on financial action task for grey list, and this topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. तो क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको ज़रा समझते हैं। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी स्टैब्लिश्ड इन 1989। इसका हेड क्वार्टर है इन पेरिस, फ्रांस, जिसका मेन फंक्शन है टेरर फाइनेंस को कर्ब करना। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे टेरर ग्रुप को, टेररिस्ट ग्रुप्स को फाइनेंस मिलता हो, उन सारे तरह के एक्टिविटीज़ को रोकना। बहुत बार कैसा होता है कि अलग अलग कंपनियां बनाई जाती हैं, सेल कंपनियां बनाई जाती हैं, जो ऊपर ऊपर से दिखाती हैं कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन जिनका मेन पर्पस होता है टेरर ग्रुप्स को फाइनेंस करना। इस तरह की कंपनियों को फाइंड आउट करना, वीड आउट करना, इस तरह के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को स्टॉप करना, ये मेन एक्टिविटी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। तो काउंटर या कर्बिंग टेरर फाइनेंस, उसके अलावा प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल मैंने कुछ दिनों पहले कवर किया था, तो आई होप आपको पता ही होगा। मनी लॉन्ड्रिंग आई होप आपको याद आ रहा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस वेयर अ ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू वाइट मनी, मेनली इट इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ राउंड ट्रिपिंग। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसके टोटल 39 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, सो इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इट। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे काम करता है ये भी ज़रा समझते हैं। इसको अगर किसी भी देश पे शक हो जाता है कि भाई ये कंट्री, ये नेशन
टेरर फाइनेंस को सपोर्ट कर रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहा है, या फिर इसके रूल्स रेगुलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं जिस कारण से यहाँ से टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, तो फिर वैसे कंट्री को ये ब्लैक लिस्ट कर देता है या फिर ग्रे लिस्ट में डाल देता है। उससे होता क्या है कि बाकी के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, जो 39 कंट्रीज़ हैं, ये कंट्री फिर उस जो कंट्री ब्लैक लिस्टेड है या ग्रे लिस्टेड है उसके साथ अपने ट्रांजैक्शंस को काफ़ी हद तक लिमिट कर देता है ताकि टेरर फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल हो सके। तो देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंट्री इसका मेंबर हो ही। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तो बस 39 मेंबर कंट्रीज़ ही हैं, लेकिन जो मेंबर नहीं भी है उसको भी अगर ये 39 कंट्रीज सिंगल आउट कर लेते कि भाई ये कंट्री पाकिस्तान ये मेंबर नहीं है, लेकिन भाई इसके यहाँ से टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, तो हम इसको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, ताकि हमारा इसके साथ ट्रांजैक्शन जो है वो लिमिटेड कर देते हैं ताकि टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग ना हो पाए। तो अब ज़रा समझते हैं FATF लिस्ट के बारे में, ज़रा समझते हैं। FATF लिस्ट मेनली 2 लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट को अगर आपको समझना है तो फुटबॉल में आप फुटबॉल जो मैचेज होते हैं उसका आप येलो कार्ड और रेड कार्ड का ध्यान लाइए। ग्रे लिस्ट मतलब इट्स लाइक ए येलो कार्ड कि भाई ठीक है, हम वार्निंग दे रहे हैं, अब सुधर जाओ, अब मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग रोक दो। ब्लैक लिस्ट इज़ लाइक रेड कार्ड कि अब ये कंट्री नहीं सुधर सकता, इसको ये रेड कार्ड दिखाओ, इसके साथ अपने सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स बंद कर दो। तो इसी तरीके का है FATF के 2 लिस्ट, ग्रे लिस्ट विच पुट्स कंट्रीज़ अंडर वॉच लिस्ट, भाई इन कंट्रीज़ पे ध्यान रखना है। इस ग्रे लिस्ट में कंट्री जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान या सीरिया हैं। एज आई सेड, ग्रे लिस्ट इज़ अ वार्निंग गिवन टू द कंट्री दैट इट माइट मूव टू द ब्लैक लिस्ट। एज आई सेड, इट इज़ जस्ट लाइक येलो कार्ड इन फुटबॉल मैच। जबकि ब्लैक लिस्ट मतलब द कंट्री इन दिस लिस्ट आर नॉट अलाउड टू डू इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विद अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ FATF। इसमें है नॉर्थ कोरिया, ईरान। द कंट्रीज प्लेस्ड इन द ब्लैक लिस्ट आर ऑल्सो नोन एज नॉन कोऑपरेटिव काउंटर टेररिस्ट non-cooperative countries or territories. They have been subjected to trade sanctions and cannot get loans from IMF, World Bank. तो ये तमाम कंडीशंस लगा दिए जाते हैं। जो मेंबर कंट्रीज हैं वो भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड तरीके से ट्रेड कर सकते हैं ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज से। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेड पे काफ़ी लिमिटेशन लग जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और कई सालों से ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान को सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि इनको पूरा कीजिए, अगर नहीं पूरा करते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अभी देखिए, ग्रे लिस्ट में भी रहने से कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है तो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसको भी कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक सैंक्शंस फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, लोन मिलने में फ्रॉम दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, इसमें प्रॉब्लम होती है। ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी लिमिट हो जाता है क्योंकि दुनिया भर की कंट्रीज़ ग्रे लिस्टेड कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड नहीं करना चाहती। इंटरनेशनल बॉयकॉट वाले सिनेरियो भी बनते हैं। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, FATF की ग्रे लिस्ट में है 2018 से। इसको 27 पॉइंट एजेंडा दिया गया कि इसको पूरा करो। पाकिस्तान इसको पूरा कर नहीं पाता है। हर बार ये 6 महीने का एक्सटेंशन मांगता है कि सर और 6 महीने का टाइम दे दो। FATF में जाकर के गिराता है कि भाई 6 महीने का हमें और टाइम दे दो, हम 6 महीने में और पूरा कर लेंगे। इस तरीके से करके 2018 से आज तक पाकिस्तान भीख मांग करके 6 महीने का ग्रेस पीरियड पे जी रहा है, लेकिन ये 27 पॉइंट से पूरे कर नहीं पाता है। और कारण काफ़ी सिंपल है कि क्यों पाकिस्तान की सरकार जो है वो ये 27 पॉइंट पूरे नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ के टेरर ग्रुप्स जो हैं उनको हम लोग कहते हैं डीप स्टेट। डीप स्टेट मतलब दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि इमरान खान के चाहने से वहाँ के जो टेरर ग्रुप्स हैं उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो जाएगी। तो सच कंट्रीज़ और सच टेरर ग्रुप्स आर नोन एज डीप स्टेट, मतलब दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द इंटरनल पॉलिटिक्स और द ग्राउंड पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट इज़ वाई दीज 27 पॉइंट्स आस्क्ड बाई FATF टू बी फुलफिल्ड by Pakistan in order to curb terror financing becomes difficult for the Pakistani government to implement. पाकिस्तान सरकार के चाहने से क्या होगा, वहाँ की जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनका ग्राउंड सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कल्चरल सपोर्ट उनको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लोगों का इमोशनल सपोर्ट है, उनको वहाँ पे कल्चरल ग्रुप्स की तरह देखा जाता है, इसलिए उनकी फाइनेंसिंग रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर पाकिस्तान सरकार के पास एक ही उपाय बचता है, FATF में जाकर के 6 महीने का एक्सटेंशन मानना। और हर 6 महीने में एक्सटेंशन मानते हैं कि हमें 6 महीने के लिए और टाइम दे दो, हम 27 पॉइंट पूरा करेंगे। और हर 6 महीने बाद यही न्यूज़ आती है, पाकिस्तान टू रिमेन इन ग्रे लिस्ट
और मैंने 6 महीने, हर 6 महीने में मैं ये टॉपिक कवर करता हूँ, और पिछले लगभग 2 सालों से 4 बार मैं ये टॉपिक कवर कर चुका हूँ कि पाकिस्तान हैज़ सॉट फॉर 6 मंथ्स एक्सटेंशन। लेकिन पाकिस्तान के बस की बात है नहीं ये 27 पॉइंट्स को पूरे कर पाना, एंड आई टोल्ड यू द रीज़न वाई। The next article is taken from national segment. It is about economically weaker sections, quota, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो देखिए, इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट समझना होगा। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो ऐसे लोग जिनको बाकी किसी तरीके से कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है, ऐसे कैटेगरी के लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, इन लोगों को एक्स्ट्रा 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है विथ हेल्प ऑफ दिस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये तो आपको पता ही होगा। अब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कैसा है, इसके लिए आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 ओरिजिनली नहीं कहता है कि किसी को भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। आर्टिकल 15 और 16 अगर आपको याद होगा तो वो कहता है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बाकी सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। सो आर्टिकल 15-16 नेवर टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दैट कुड बी used as a sole criteria or the only criteria for providing reservation। तो आर्टिकल 15-16 को अमेंड किया गया और उसमें ये पॉइंट भी ऐड किया गया कि सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कुड बी क्राइटेरिया फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऐड किया गया है बाद में, दैट वाज नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15 एंड 16। क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं? देखिए, जो क्राइटेरिया है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैसे डिसाइड होगा कि कोई भी इंसान इकोनॉमिक बैकवर्ड ग्रुप में आता है कि नहीं आता है, इसकी क्राइटेरिया सेट करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। तो हाल फिलहाल में कौन से क्राइटेरिया माने जाते हैं इन ऑर्डर टू कंसिडर ए पर्सन अंडर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा? तो उनकी या उनकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, या फिर 5 एकड़ फार्म लैंड से कम होना चाहिए, या फिर अगर अर्बन एरिया में घर है तो वो घर 1000 स्क्वायर फीट से छोटा होना चाहिए। देन ओनली दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 15 ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट अलाउ रिजर्वेशन on the basis of educational backwardness, economic backwardness। तो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड ऑन द रिजर्वेशन दैट आर्टिकल 15(4) जो रिजर्वेशन की बात करता है वो ये कहता है कि स्टेट कैन मेक ए स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ध्यान दीजिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। इट डज नॉट अलाउ रिजर्वेशन सोलली ऑन द क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। लेकिन ये अमेंडमेंट करके इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे भी 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये मामला पेंडिंग है। कल ही हमने देखा था कि वी फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी कानून को इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी स्ट्राइक डाउन कर सकती है नल एंड वर्ड, अगर उसको लगता है कि ये कानून जो है वो ड्यू नहीं है, फेयर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी भी ये जो इकोनॉमिक 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 10% रिजर्वेशन देता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लोगों को सोलली ऑन द क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, उसको अभी भी स्टडी कर रही है। देयर इज स्टिल अ पिटिशन लाइंग इन सुप्रीम कोर्ट विच चैलेंजेस the reservation provided to economic weaker section people, 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पीपल। क्योंकि ये चैलेंज इस ग्राउंड पे कि हमारा संविधान कभी भी ओरिजिनली नहीं कहता था कि सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे भी रिजर्वेशन दे रहा है। तो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर फैसला आता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो अभी ओवरऑल EWS रिजर्वेशन कोटा को स्टडी कर ही रहा है, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक और बात कही है। अब फाइनल जो फैसला सुनाएगा कि EWS हम रहने देंगे या कैंसिल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, वो तो बाद में जब आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में ये कहा है कि ये जो 8 लाख का क्राइटेरिया आप लेकर के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि 8 लाख का क्राइटेरिया कहाँ से लाए हो आप? सेंटर कैन नॉट पुल 8 लाख लिमिट ऑफ EWS कोटा आउट ऑफ थिन ईयर। मतलब अपने मर्जी से कैसे भी ले आए, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब 8 लाख कमाने वाले लोग तो रिच होंगे ना, 8 लाख कमाने वाले लोग इस देश में दे कैन नॉट बी कॉल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इस तरह का ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने कौन सी स्टडी की है, व्हाट डेमोग्राफिक स्टडी यू हैव डन, ऑन व्हाट बेसिस यू हैव फिक्स्ड दिस लिमिट ऑफ 8 लाख। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि प्लीज़ मेक अ लॉजिकल सीलिंग लिमिट। 8 लाख का लिमिट के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, और लॉजिकल सीलिंग लिमिट लेकर के आइए, अदरवाइज हम लोग ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन वाला कोटा जो है वो कैंसिल कर देंगे। बिकॉज 8 लाख का लिमिट से साफ साफ पता चलता है कि ये पॉलिटिकल गिमिक है।
8 लाख आपने ऐसा दे रखा है कि हर इंसान इसके अंदर आ जाए, तो इस रिजर्वेशन का क्या फ़ायदा? आप 8 लाख तो अच्छा खासा इनकम हुआ ना भाई। 80 लाख कमाने वाला थोड़ी सरकारी एग्ज़ाम देता है, जिसके परिवार में पिताजी 80 लाख कमाते हों वो थोड़ी सरकारी एग्ज़ाम भरेगा। आप सोचिए इस तरीके से 8 लाख आपने लिमिट दे रखा है, तो ज़्यादातर मिडिल क्लासेस में आ जाएगा, तो फिर रिजर्वेशन का फ़ायदा क्या हुआ? तो व्हाट इज़ द ग्राउंड? आप सच में आप 2 लाख रखिए, 3 लाख रखिए कि जो गरीब है सच में, इकोनॉमिक बैकवर्ड है सच में, उसको फ़ायदा हो। आपने EWS का क्राइटेरिया ला दिया और लगभग सबको इसमें डाल दिया कि सब लोगों को लगे कि सरकार हमारा हेल्प कर रही है और सब लोग जो आपको वोट दे दें। सो दिस इज़ हाउ सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज़ अ पॉलिटिकल गिमिक। Please don't do this. Find a logical basis for having a ceiling limit. Don't give any arbitrary number कि 8 लाख 10 लाख should be ceiling limit for identifying economically weaker section. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article second from economy segment, it is about cabinet approval for PM Gati Shakti scheme. This topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view. तो PM Gati Shakti scheme ये हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का मास्टर प्लान है, जिससे हर तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे रोड का, रेलवे का या पोर्ट कनेक्टिविटी का, इंटरनल वाटर वेज कनेक्टिविटी का, ये तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है सबको एक साथ सिंक में डेवलप करने के लिए, एक साथ आपस में सिंक्रोनाइज तरीके से डेवलप करने के लिए ये PM गति शक्ति स्कीम लाया गया है। इसका मेन पर्पस ये है कि ओवरऑल जो हमारा लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो कम किया जाए, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट हैं वो कम हो, हमारा जो ओवरऑल लॉजिस्टिक्स है या ट्रांसपोर्टेशन है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो ये है PM गति शक्ति स्कीम, और PM गति शक्ति स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें हमारी 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ रखा गया है, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री, रोडवे मिनिस्ट्री या शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, ताकि उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डेवलप हो। ये PM गति शक्ति स्कीम में टोटल 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा खर्च किए जाएंगे। इनफैक्ट 110 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे आने वाले 5 सालों में 2024-25 तक। और तमाम जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्री, जैसे कि सागरमाला फॉर शिपिंग मिनिस्ट्री का, भारतमाला रोड ट्रांसपोर्ट का, उड़ान एविएशन मिनिस्ट्री का, इनलैंड वाटरवेज, ये सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि हमारी देश की ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रीमलाइंड हो जाए और लॉजिस्टिकल कॉस्ट काफ़ी कम हो जाए। अब करंट न्यूज़ ये है, देखिए PM गति शक्ति स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में इस साल अनाउंस कर दिया था। करंट न्यूज़ ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स दैट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, उसने अब एक 3 बॉडी की स्ट्रक्चर बनाई है, 3 टियर बॉडी स्ट्रक्चर बनाई है, जो इस PM गति शक्ति स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि हम ऐसा स्कीम लाएंगे, लेकिन अब ये स्कीम इम्प्लीमेंट कैसे होगा उसके लिए एक प्रॉपर बॉडी डेवलप की गई है। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बॉडी होगी वो होगी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज विच विल बी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। ये जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी है, इसमें टोटल 18 सेक्रेटरीज होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, और हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी होगा जो इस PM गति शक्ति स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। इसमें 2 अलग अलग बॉडीज़ हैं, टेक्निकल सपोर्ट यूनिट एंड नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। ये दोनों बॉडी जो हैं वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को सपोर्ट करेंगे। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप जो है वो ग्राउंड एक्टिविटीज़ करेगा, जैसे लैंड एक्विजिशन वगैरह, जबकि टेक्निकल सपोर्ट यूनिट जो है वो फिर टेक्निकल इनपुट्स देगा कि कैसे एयर या रोड ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाया जा सकता है। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। द सेकंड स्पीकर ऑफ लोकसभा का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, M अनंत अयंगर, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसे ही आप ऑप्शन ए देखते हैं लुम्बिनी बर्थ प्लेस, 1 का सी, एक ही ऑप्शन आपको मिल जाता है, एक से ही आपका काम चल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल बिलोंग्स टू ऑफ कोर्स ऑप्शन ए, मणिपुर। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।